स्ट्रक्चर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्रामिंग के कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इफ स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर, और आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो है एल्स इफ स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हमने जब इफ की बात की थी तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हमारे पास इफ होता है तो वहां पे हमारे पास एक रास्ता है, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम फलां काम करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू ना हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, तो उस सूरत में क्या करेंगे? ऐसा हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं होता इफ के केस में। फिर हमने बात की थी इफ एल्स की, जहां पर हमारे पास दो रास्ते हुआ करते थे, यानी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम एक काम करेंगे, प्लान ए को फॉलो करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम प्लान बी को फॉलो करेंगे, यानी दूसरा काम करेंगे। लेकिन हमारी जिंदगी में कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पर हमारे पास चूज करने के लिए एक या दो रास्ते नहीं होते, बल्कि मल्टीपल वेज होते हैं, यानी हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक या दो नहीं होते, बल्कि प्लान ए, बी, सी, डी और ई भी हुआ करता है। अक्सर ऐसे मकामात आते हैं जिंदगी में जहां पर जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, 3, 4 या 5, 6, 7 ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। तो अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे वो या तो एक ऑप्शन को चूज कर रहे थे या दो ऑप्शंस को चूज कर रहे थे। अब अगर हमें दो से ज्यादा ऑप्शंस चूज करने होंगे या उस पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लाइफ में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है कि सम टाइम ऐसी सिचुएशंस हम इनकाउंटर करते हैं जहां पर हमारे पास कंडीशंस दो से ज्यादा होती हैं, यानी कंडीशन से निकलने वाले ऑप्शंस हमारे पास दो से ज्यादा होते हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्लान ए को फॉलो करेंगे, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्लान बी को फॉलो करेंगे, अगर तीसरी कंडीशन ट्रू हुई तो प्लान सी को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि लेट सपोज आप घर से ये प्रॉब्लम लेकर निकले हैं कि आपने दूध लेकर आना है, तो अब यहां पर सिचुएशंस मल्टीपल हैं। कैसे कि अगर खुले दूध की दुकान खुली हुई तो आप खुला दूध लेंगे, लेकिन अगर खुला दूध अवेलेबल ना हुआ तो फिर आप मिल्क पैक या ऑलपर्स की तरफ जाएंगे। अगर मिल्क पैक और ऑलपर्स भी अवेलेबल ना हुए तो फिर आप हो सकता है पाउडर फॉर्म में मिल्क ले लें, और अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस फेल हो गई तो फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको वैसे ही वापस लौटकर घर आना पड़े। तो इसमें आपके पास 1, 2, 3 और 4 रास्ते थे, यानी पहला रास्ता ये था कि खुला दूध ले लो, दूसरा ये था कि डब्बे वाला दूध ले लो, तीसरा ये था कि आप पाउडर फॉर्म में मिल्क ले लो, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप बिना कुछ लिए खाली हाथ घर लौट आओ। तो ऐसी कंडीशंस जहां पे भी आएंगी प्रोग्रामिंग में भी, जब हम ऐसी सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं कि जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हों, तो वहां पर हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? वो स्ट्रक्चर कहलाता है एल्स इफ स्ट्रक्चर, यानी एल्स इफ स्टेटमेंट के जरिए हम दो से ज्यादा ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। आइए सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है कंडीशन 1, और उसने कहा है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो हम कंडीशन 1 की स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, यानी इस रास्ते को, प्लान ए को फॉलो करेंगे। बट इन केस अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो फिर हम कंडीशन 2 की तरफ आएंगे और कंडीशन 2 को देखेंगे। अगर ये ट्रू है तो हम प्लान बी को फॉलो करेंगे, और अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गई तो फिर हम कंडीशन 3 की तरफ आएंगे, और अगर कंडीशन 3 ट्रू हो गई तो हम प्लान सी को फॉलो करेंगे, और अगर कंडीशन सी भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है
तो फिर हम नेक्स्ट अगर कोई कंडीशन मौजूद है तो उसको देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंडीशन 1 ये थी कि अगर खुला दूध अवेलेबल है तो प्लान ए को फॉलो करो, यानी खुला दूध ले लो। और अगर खुले दूध की दुकान बंद है और खुला दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करो, प्लान बी पे आ जाओ। उसकी कंडीशन क्या है कि अगर डब्बे वाला दूध अवेलेबल है तो प्लान बी को फॉलो करो और डब्बे वाला मिल्क पैक ले आओ। और अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यानी डब्बे वाला दूध भी अवेलेबल नहीं है, तो आप कंडीशन 3 को चेक कर सकते हो, यानी खुले पाउडर फॉर्म में मिल्क को देख सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्लान सी को फॉलो करो, यानी पाउडर फॉर्म में मिल्क ले आओ। अगर ये भी फॉल्स है तो मे भी हो सकता है आपको खाली हाथ घर आना पड़े। तो ये वाली कंडीशंस हमारे पास एल्स इफ के स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि द एल्स इफ कंबाइंस मोर देन 2 कंडीशंस। जहां पे 2 से ज्यादा कंडीशंस हो वहां पे एल्स इफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस, यानी यहां पे प्रोग्रामर एक से ज्यादा 2 से ज्यादा कंडीशंस पे बेस करते हुए डिसीजंस को मेक कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, फैसला कर सकता है। अब हम इधर देख लेते हैं एल्स इफ स्ट्रक्चर का जनरल सिंटेक्स कि सी लैंग्वेज में इसका सिंटेक्स कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले इफ आता है, इफ के बाद इफ की कंडीशन। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो क्या होगा, ये वाली बॉडी ऑफ इफ जो है ये एग्जीक्यूट होगी और बकाया सारा का सारा पोर्शन जो है वो स्किप हो जाएगा, यानी ये रन होगा और ये वाला पोर्शन जो है ये स्किप हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, यानी कंडीशन 1 जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं होती बल्कि वो फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये वाला ब्लॉक स्किप होगा जबकि क्या होगा, कंट्रोल आपका आ जाएगा इस पर, एल्स इफ की कंडीशन पर, यानी दूसरी कंडीशन पे कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसको चेक कर लो। और अगर ये ट्रू हो गया इस बार तो फिर इसका ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक एल्स इफ का ब्लॉक जो है ये रन होगा और ऊपर वाला भी स्किप था और बकाया नीचे का जो पोर्शन होगा ये भी स्किप हो जाएगा। बट अगर ऐसा भी नहीं होता और ये दूसरी कंडीशन भी आपके पास फॉल्स हो जाती है, यानी ये भी आपके पास फॉल्स हो गई, तो उसके केस में क्या होगा, अगर ये भी आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी डब्बे वाला दूध भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे हम मिसाल को डिस्कस करते आ रहे थे, तो ये वाला ब्लॉक भी स्किप होगा और कंट्रोल चला जाएगा नीचे वाले एल्स इफ में। ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब यही है कि इस तरह की कई सारे एल्स इफ यहाँ पे आ सकते हैं और कई सारी कंडीशंस हम लगा सकते हैं जितनी भी हमें रिक्वायर्ड हो। और उसमें भी यही होगा कि अगर वहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो उसका ब्लॉक रन होगा और बकाया नीचे वाले और उससे ऊपर वाले तमाम ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे, यानी इसमें जिसका भी रिजल्ट ट्रू आएगा जस्ट वही वाला ब्लॉक रन होगा और बाकी सारे ब्लॉक्स चाहे वो उससे ऊपर हैं चाहे उससे नीचे हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे। और अगर वो भी फॉल्स हो जाता है, यानी ऐसा केस होता है कि जिसमें सारे के सारे कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हैं और कोई कंडीशन भी हमारे पास ट्रू नहीं आ रही, रिजल्ट कहीं से भी ट्रू नहीं आ रहा, तो आखिर में फिर सिर्फ एक ब्लॉक रन होगा और वो क्या है, वो एल्स का ब्लॉक है। और ये जस्ट उसी वक्त पे रन होता है जब बकाया सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, जैसे कि हमें
खुला दूध भी नहीं मिला, डब्बे वाला भी नहीं मिला, पाउडर फॉर्म में भी नहीं मिला, तो आखिर में क्या होता है कि हमें खाली हाथ घर आना पड़ता है। तो इसी तरह से एल्स के ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स रखते हैं जो उस वक्त रन होती हैं जब ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। तो ये इसका जनरल सिंटेक्स था। अब चलते हैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। उसने ये कहा है कि व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले इफ़ के अंदर जो पहली कंडीशन है वो इवेल्युएट होगी, और अगर उसका रिजल्ट ट्रू हुआ तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बकाया सारे ब्लॉक जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। बट अगर इफ़ का के अंदर जो कंडीशन थी, कंडीशन 1 थी, अगर उसका रिजल्ट फॉल्स आया तो फिर इफ़ वाला ब्लॉक हमारे पास स्किप हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा कंडीशन 2 के पास, और फिर उसके बाद कंडीशन 2 को इवेल्युएट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन 2 से रिजल्ट ट्रू आ रहा हुआ तो फिर कंडीशन 2 वाला ब्लॉक रन होगा, बाकी सारे ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। और अगर कंडीशन 2 का रिजल्ट भी फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक भी स्किप होगा और कंट्रोल आ जाएगा आपका कंडीशन 3 की जानिब, और फिर उसको चेक किया जाएगा। अगर वो ट्रू हुआ तो उसके ब्लॉक को रन करेंगे, अदरवाइज वो भी स्किप हो जाएगा, और इसी तरह से नीचे की कंडीशंस पर ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता रहेगा। लेकिन आगे ये लिखा है कि इफ़ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग एल्स इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे और सिर्फ एल्स का ब्लॉक रन होगा यानी एग्जीक्यूट होगा। और अगेन वही वाली बात बार बार लिखी है कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन इफ़ एल्स इफ और एल्स ब्लॉक देन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, कि अगर आपके पास हर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट हो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की जगह, तो फिर आपके लिए ये ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की जानिब, जहाँ प्रोग्रामिंग के ज़रिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एल्स इफ का स्ट्रक्चर दरअसल किस तरह से काम करता है। तो हमने अभी आपके सामने ओपन कर लिया है डेफ C++ का कंपाइलर, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल को ओपन करते हैं और हम एक प्रोग्राम करते हैं जो कि प्रोग्राम है, एक कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ों को जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बकाया चीज़ें हम लिख भी सकते हैं। तो अब प्रोग्राम मुझे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हमने कैलकुलेटर बनाना है, और कैलकुलेटर में आपको पता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, यानी हम यहाँ पर एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो यूज़र को ये चॉइस देगा कि आप चूज़ करें कि आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या डिवीजन करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उनको दो नंबर्स देंगे और जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा उस ऑप्शन को लेते हुए, उसी ऑपरेटर को लेते हुए वो उन दोनों नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह का कैलकुलेटर हम डिज़ाइन करते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया और उसका नाम हमने रख दिया चॉइस, यानी हम चॉइसेस को 1 2 3 4, चॉइस नंबर 1 विल बी एडिशन, चॉइस नंबर 2 विल बी सब्ट्रैक्शन, चॉइस नंबर 3 विल बी मल्टीप्लिकेशन, चॉइस नंबर 4 विल बी डिवीजन। इस तरह से हम करना चाह रहे हैं। तो हमने चॉइस का नाम दिया है इंटीजर वेरिएबल को, और उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, बल्कि एक नहीं दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि एक वेरिएबल जो है वो एक ऑपरेंड को सिलेक्ट करेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरे ऑपरेंड को, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसके लिए दो नंबर्स का होना ज़रूरी है। तो एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर y होगा, और उस पर वो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, ताकि यूज़र को पता हो कि वो किस प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और हमने एक और बैकस्लैश n यानी एक लाइन और हम छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए हमने बैकस्लैश
एन का एक और बार इस्तेमाल कर लिया है। और अब हमने दोबारा से प्रिंट एफ लिखना है और हम इधर चॉइसेस बता देते हैं कि \n चॉइस नंबर 1 इज़ फॉर एडिशन। आप जैसे मर्ज़ी लिखना चाहें, जितना मर्ज़ी आप इसमें डेटा लिखें वो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा आप एज़ इट इज़ लिखें, आप इसमें वर्सेटैलिटी भी ला सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। जस्ट हल्की फुल्की एडिटिंग कर लेंगे। ये चॉइस नंबर 2 विल बी subtraction, choice number 3 will be multiplication, choice number 4 will be division, ये हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया यूज़र को कि आप जो चॉइस चूज़ करेंगे वो ये होगी। चॉइस नंबर 1 एडिशन होगी, चॉइस नंबर 2 सब्ट्रैक्शन होगी, चॉइस नंबर 3 आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी और चॉइस नंबर 4 आपकी डिवीज़न होगी। और उसके बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस। इससे क्या होगा, हमने यूज़र से कह दिया कि आप अपनी चॉइस को इंटर करें, यानी 1 2 3 4 में से कोई नंबर आप इंटर करें। और वो जो इंटर करेगा नंबर वो हम लेना कहाँ पे चाह रहे हैं, वो हम scanf में लेंगे और वो एक इंटीजर वैल्यू है %d। हम मज़ीद इसको क्लियर कर देते हैं, दैट इज़ 1 2 3 और 4, ताकि अब यूज़र को पता हो कि उसने 1 2 3 4 में से ही चॉइस को चूज़ करना है। और यहाँ पर मैं % का साइन दूंगा और चॉइस यानी जो नंबर वो इंटर करेगा वो चॉइस वेरिएबल में हमने सेव करना है। तो ये हमने उससे चॉइस ले ली यूज़र से। अब हम क्या करेंगे, अब हम उससे 2 नंबर इंटर करवाएंगे। तो हम कहते हैं कि printf \n please enter 2 numbers on which you want to perform the operation, यानी वो नंबर इंटर करो जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब वो नंबर्स हमने लेने हैं, तो क्योंकि 2 नंबर्स इकट्ठे हम ले रहे हैं scanf में ही लेंगे, लेकिन 2 नंबर्स लेने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने 2 मरतबा %f का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे जो x और y 2 नंबर्स थे वो हमने फ्लोटिंग पॉइंट शो किए थे। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f का सिंबल होगा, यानी 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपने इंटर करवाने हैं। तो इसलिए %f लगा रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और उसके बाद $x $y, और ये आपका 2 नंबर्स आपने ले लिए। अब आपने क्या करवाना है,
अब आपने उसकी चॉइस पे बेस करते हुए ऐसी कंडीशन लगानी है कि अगर वो 1 चूज करे तो फिर एडिशन परफॉर्म हो, अगर 2 चूज करे तो सब्ट्रैक्शन हो, अगर 3 चूज करे तो मल्टीप्लिकेशन हो, अगर 4 चूज करे तो डिवीजन हो, और अगर इनके अलावा कुछ चूज करे तो फिर इनवैलिड कमांड का रिजल्ट उसके पास शो हो जाए। तो सबसे पहले हम देते हैं कि इफ, और कंडीशन में हम देते हैं कि इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 हो तो क्या करो, परफॉर्म व्हाट, परफॉर्म द एडिशन। ठीक है, तो आपने कहना है कि प्रिंट एफ द एडिशन of person D and person D, सॉरी नॉट D, हमने क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिए थे तो फिर हमें F का ही इस्तेमाल करना होगा। द एडिशन ऑफ परसेंट F एंड परसेंट F इज इक्वल टू परसेंट F, और यहाँ हम वेरिएबल दे रहे हैं, पहला हम देंगे x, दूसरा हम देंगे y, और तीसरा हम देंगे x प्लस y। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी के अंदर भी ऐड करना चाहें तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो द एडिशन ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ, यानी द एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो नंबर आप इंटर करोगे इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल होंगे, और वो रिजल्ट एक्स प्लस वाई होगा। ये आपने दे दी कंडीशन 1। लेकिन अगर वो ये चूज नहीं करता तो फिर क्या, एल्स इफ, और इसमें कंडीशन देंगे कि इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, अगर चॉइस उसने 2 चूज की तो आपने क्या करना है, तो अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंट एफ मैं ये स्पेसेस कम कर दूं ताकि एक ही स्क्रीन पर आप लोगों को सारा डेटा नज़र आ सके। \n the subtraction of percent f from percent f is equal to percent f, और यहाँ पे भी अगेन हम x y और x माइनस y के ऑप्शंस देंगे। तो यहाँ पे भी अगेन यही है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड नंबर विल बी x माइनस वाई। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं एल्स इफ के एक और पे। यहाँ पे हमारे पास एक और चॉइस है कि चॉइस इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास ये हो तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, तो अब मैं ब्रेसेस का इस्तेमाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्क्रीन पे इतनी जगह हो। वैसे भी हमारे पास हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, और अगर एक स्टेटमेंट हो तो ये ऑप्शनल होता है ब्रेसेस का इस्तेमाल, तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को एक स्क्रीन पे ये पूरा नज़र आ सके। और द मल्टीप्लिकेशन of percent f and percent f is equal to percent f
और यहाँ पे भी अगेन आपने x y और x एस्टेरिक y यानी x मल्टीप्लाई y देना है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और चॉइस कि एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 4, देन व्हाट शुड वी डू, प्रिंट एफ। इस केस में हमें डिवीजन करनी होगी, हम डिवीजन करवाएंगे, द डिवीजन ऑफ परसेंट एफ एंड परसेंट एफ इज इक्वल टू परसेंट एफ, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, डबल कोटेशन मार्क। और ये आप देख सकते थे कि वो रेड कलर में नहीं था, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया कि मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ। और इधर मैंने लगाना है x y एंड x डिवाइड y। और इसके बाद अगर ये सारी चॉइसेस, यानी वो ना 1 चूज़ करता है, ना 2 चूज़ करता है, ना 3 चूज़ करता है, ना 4 चूज़ करता है, और वो इसके अलावा कोई और नंबर लिख देता है, तो हमने क्या करना है, एल्स का ब्लॉक चलाना है और उसमें हम लिख देंगे प्रिंट एफ। और इसमें क्या होगा, इनवैलिड कमांड। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया और ये मैंने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स एक मरतबा फिर से इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने एक इंटीजर वेरिएबल चॉइस के नाम से लिया, 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल x और y के नाम से लिए, और उसके बाद आपने यूज़र को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया है कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये प्रोग्राम परफॉर्म करता है। आपने 1 को चूज़ करना है एडिशन के लिए, 2 को चूज़ करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 को चूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 को चूज़ करना है डिवीजन के लिए। उसके बाद आपने यूज़र से कहा है कि अपनी चॉइस बताएं 1 2 3 या 4 में से, इनके अलावा कोई नहीं बतानी। और जो उसने अपनी चॉइस बताई है वो आपने इधर चॉइस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद आपने कहा कि 2 नंबर इंटर करो, और वो 2 नंबर आपने x और y वेरिएबल में 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर लिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि चॉइस 1, अगर पहली चॉइस क्या है कि इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, यानी चॉइस में अगर उसने 1 सेलेक्ट किया है तो इफ़ का ब्लॉक रन होगा, बाकी सारे के सारे जो ब्लॉक हैं ये स्किप हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा द एडिशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है। और अगर उसने चूज़ किया 2, यानी उसने नंबर 2 लिखा, तो चॉइस वेरिएबल में 2 होगा, यानी इस बार एल्स इफ का ये वाला ब्लॉक रन होगा और इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले तमाम ब्लॉक स्किप हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। ठीक है। और उसके बाद अगर वो चूज़ करता है 3 को, यानी वो 3 देता है, तो चॉइस में 3 होगा और चॉइस 3 का ब्लॉक रन होगा और बाकी सारे ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। इसी तरह से 4 के साथ होगा। और अगर ये सारे के सारे चॉइसेस उसने ना दी और उसने 5 6 7 या 8 कुछ भी लिखा, तो ये सारी की सारी चॉइसेस फ्लॉप हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, फॉल्स होंगी, और फिर उस कंडीशन में जस्ट एल्स का ब्लॉक रन होगा और लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे इनवैलिड कमांड। अब ऐसा करते हैं कि इसको रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं कि आया वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट और इसका प्रोग्राम नंबर 1। अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये कुछ कह रहा है कि यहाँ पे एक मसला है, और मसला क्या है कि else without an if, else if was not declared in this scope। ओके, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम ये दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये else if जो है इसके अंदर एक स्पेस आता है जो हमने नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा था। अब हम इसको दोबारा जब रन करेंगे तो इस बार देखें रन हो गया और सामने लिखा हुआ आ रहा है कि द प्रोग्राम परफॉर्म्स द अर्थमेटिक ऑपरेशंस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन एंड प्लीज एंटर योर चॉइस 1 2 3 4।
और लेट सपोज मैं इस बार 3 देता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। और ये मैंने मल्टीप्लाई किया और सामने क्या आया कि प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो अब मैं 2 नंबर इंटर करता हूँ। मैं पहला करता हूँ 4.5 और दूसरा करता हूँ, दूसरा मैंने क्योंकि नहीं किया था अभी और मैंने इंटर परफॉर्म लगा दिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैं दोबारा से इसको परफॉर्म करता हूँ। मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 3 वाली चॉइस इंटर की और अब मैं इधर देता हूँ 4.5, उसके बाद स्पेस और 5.2, इन दो को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं इंटर दबाऊंगा तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। अभी भी ये सही से काम नहीं कर रहा क्योंकि ये दूसरे नंबर को ठीक तरीके से नहीं उठा रहा। चेक करते हैं कि ये क्या वजह है इसकी। मेरे ख्याल से तो इस कॉमे की वजह से सारा प्रॉब्लम है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब मैं देता हूँ 4.5, हाँ जी दूसरा नंबर अब लेगा 5.2 और अब इसने स्टिल ये काम नहीं कर रहा। जी तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इसके काम ना करने की वजह ये थी कि ये इंटीजर वैल्यूज़ को तो इकट्ठे उठा रहा था, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इकट्ठे एक ही इसके एनएफ स्टेटमेंट में नहीं उठा सक रहा था। इसलिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने आसान काम किया है कि हम 2 स्टेप्स में अलग अलग, एक बार पहला नंबर लेंगे, एक बार दूसरा नंबर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, वो x ले लिया और उसके बाद प्लीज़ इंटर द सेकंड नंबर और वो y ले लिया। इस तरह से कर लिया और अब इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। F11 से हमने इसको एग्जीक्यूट किया, रन किया और अगेन मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था 4.5 को 5.2 के साथ और इस मरतबा देखें इसने मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दिया है, यानी बकाया सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के ब्लॉक्स को स्किप कर दिया और मल्टीप्लिकेशन के ब्लॉक को रन कर दिया। सेम इसी तरह से अगर एक बार और करें और हम देखें कि यहाँ पर हम देते हैं 4.5 और इस मरतबा हमारी चॉइस देनी है हमने 4 और उसके बाद हम पहला नंबर देते हैं 4.5, दूसरा नंबर वही 5.2 और इस बार हमने डिवाइड किया तो इस मरतबा डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी चॉइस नंबर 4 का ब्लॉक रन हुआ है और बाकी सारे ब्लॉक स्किप हुए हैं। एक और मरतबा ट्राई कर लेते हैं 4.5, इस पहले हमने चॉइस चूज़ करनी है तो चॉइस हम 2 लेते हैं, पहला नंबर 4.5, दूसरा नंबर 5.2 और इस बार हमने सब्ट्रैक्शन की और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी सही से परफॉर्म हो गया है आपके सामने। एक और मरतबा ट्राई करते हैं। इस मरतबा मैंने 5 दिया और उसने कहा कि पहला नंबर पुट करो, दूसरा नंबर पुट करो और उसने कहा कि दिस इज़ एन इनवैलिड कमांड, क्योंकि ऐसी कोई चॉइस आपको गिवन नहीं थी। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था एल्स इफ के स्ट्रक्चर पर। आइए एक और प्रोग्राम की जानिब चलते हैं एल्स इफ के स्ट्रक्चर के ज़रिए। और अगर आपको याद हो तो जब फ्लो चार्ट्स हम बना रहे थे तो वहाँ पे भी हमने रिजल्ट की बात की थी और अभी जो हमने पहला प्रोग्राम डिस्कस किया था इफ़ में, वो हमने कहा था कि अगर स्टूडेंट पास हो, 32 से ज़्यादा मार्क्स हो तो वो पास है। इफ़ एल्स में हमने कहा कि अगर 32 से कम हो तो वो फेल है, 32 से ज़्यादा हो तो वो पास है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट का ग्रेड बनाना चाहते हैं, यानी अगर एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं 80 से 100 के दरमियान तो उसका ग्रेड ए है, अगर उसने 70 से 80 के दरमियान लिए हैं तो उसका ग्रेड बी है, अगर उसके 60 से 70 के दरमियान में तो उसका ग्रेड सी है, और अगर उसका 50 से 60 के दरमियान में मार्क्स हैं तो इसका मतलब उसका ग्रेड डी है, और अगर 50 से कम मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब वो एफ ग्रेड में लाया करता है, यानी फेल है। तो हम अगर ये ग्रेडिंग बनाना चाह रहे हों तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, वो भी क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 चॉइसेस होती हैं, ग्रेड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, इवन एफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं इसलिए हम एल्स इफ के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पिछले प्रोग्राम से कॉपी कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें कॉपी कर ली
और मैं ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले मैं मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर वेरिएबल जो कि मार्क्स होंगे, और उसके बाद हम स्टूडेंट से कहते हैं कि प्रिंट एफ \n एंटर योर मार्क्स। और यहाँ पे हम वो मार्क्स रिकॉर्ड करने के लिए scanf का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि एक इनपुट फंक्शन है। यहाँ पे हमने %d एक इंटीजर वैल्यू को लेना है, %, और यहाँ मार्क्स, और उसके बाद हमने कंडीशंस लगानी है कि इफ़ हम क्या कह रहे हैं कि मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 and marks are less than और equal to 100, यानी 80 से 100 के दरमियान में अगर मार्क्स हैं तो क्या करो, उसका ग्रेड प्रिंट करो कि उसका ग्रेड क्या है, प्रिंट एफ। याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और यहाँ पे आपको स्मॉल केस लेटर में जो चीज़ें हैं वो स्मॉल केस में ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। योर ग्रेड इज़ ए। और इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी बार बार रिपीट कर सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरी है कंडीशन, तो एल्स इफ हो जाएगा और यहाँ पे मार्क्स इस बार 80 यहाँ पे होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और मिनिमम इस ग्रेड में रहने के लिए मार्क्स जो हैं वो 70 हैं। यानी अगर स्टूडेंट के इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन 80 से कम है तो उसका ग्रेड क्या होगा, उसका ग्रेड इस बार ए नहीं बल्कि बी होगा। तो अब हम कंप्लीटली इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं Ctrl+C के ज़रिए और पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V के ज़रिए। इस मर्तबा हम कह रहे हैं कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड मार्क्स आर लेस देन 70, यहाँ पे एंड यूज होगा या और यूज होगा, यहाँ पे एंड यूज होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। 60 से ज़्यादा भी होने चाहिए और 70 से कम भी होने चाहिए। तो अब क्योंकि 60 और 70 के दरमियान में मार्क्स हैं तो इस बार ग्रेड इसका हो जाएगा सी। और यही एक स्टेटमेंट हम दोबारा से भी लिख लें और इसमें हम कहते हैं कि अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं और 60 से कम हैं, मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 बट लेस देन 60, देन द ग्रेड विल बी डी दिस टाइम। ठीक है। और अगर ये सारे काम नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर है अगर एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स से 100 के बीच में भी नहीं लिए, 70 से 60 के 80 के बीच में भी नहीं लिए, 60 से 70 के बीच में भी नहीं लिए, 50 से 60 के बीच में भी मार्क्स नहीं लिए, तो इसका मतलब है कि उसने 50 से कम मार्क्स लिए हैं यानी वो फेल है। तो हम एल्स का पोर्शन लिखते हैं, इसमें हम लिख देंगे कि प्रिंट एफ your grade is F।
अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल ये करते हैं कि जब हमने सब के लिए कंडीशंस लिखी थी और हमारे पास गिवन भी थी कि अगर किसी के मार्क्स 50 से कम हैं तो वो एफ ग्रेड होगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी बल्कि एल्स पोर्शन में इसको क्यों डाल दिया। तो उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको इफ़ एल्स या एफ एल्स इफ भी लिख लें और आगे हम यही इसी तरह से एक कंडीशन कंपाइल कर लें जैसी कंडीशन में यहाँ पे कंपाइल की है कि मार्क्स आर लेस देन 50 देन द ग्रेड इज़ एफ, तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, प्रोग्राम रन भी होगा और सही से रन होगा, सारा काम भी उसी तरह से होगा। लेकिन ये हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं अपने कंपाइलर से या कंप्यूटर से, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन ऑपरेशन जो है वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है और उसमें कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हों और हमारा काम हो जाए। तो क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो सकता है इसलिए हम वहाँ पे दोबारा से ये कंडीशन नहीं लगवाते, बल्कि हम कहते हैं कि अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू ना हुई तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट फेल ही होगा, इसलिए उसको एल्स में डाल दो और बगैर सोचे समझे उसको फेल कर दो, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम हो गया एंड। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि आया ये ठीक तरीके से रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एल्स इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम नंबर 2 है तो ये 2 साथ लिख दिया और ये मैंने रन किया। सिर्फ ये प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड एवरी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज। अब मैंने रन किया, अब वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर योर मार्क्स और मैं मार्क्स देता हूँ 55 और उसने दे दिया कि योर ग्रेड इज़ डी। बाकी कोई भी रन नहीं हुआ, सिर्फ डी वाला पोर्शन रन हुआ है। सिमिलरली मैं अगेन देता हूँ, इस बार मैंने 85 मार्क्स दिए, उसने दे दिया ग्रेड इज़ ए। अगेन मैं करता हूँ, इस बार मैंने मार्क्स दे दिए 78 और इसने मुझे दे दिया ग्रेड बी। और अगर मैं इसमें दे देता हूँ मार्क्स 25 तो उसने दे दिया ग्रेड एफ है। और इस तरह से एल्ज़िफ का पोर्शन, एल्ज़िफ की स्ट्रक्चर काम करता है। एल्ज़िफ का स्ट्रक्चर में एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि एल्ज़िफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हों तो आप एल्ज़िफ के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हो और इसमें यही होता है कि पहली मरतबा कंडीशन चेक होती है। अगर पहली बार कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो पहला पोर्शन रन होगा, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। अगर वो वाली कंडीशन फेल हुई तो दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर उसका रिजल्ट ट्रू आया तो वो वाला पोर्शन रन होगा और उससे ऊपर और नीचे वाले तमाम पोर्शन स्किप हो जाएंगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो आखिर में एल्स का पोर्शन रन होगा और ऊपर वाले तमाम पोर्शन स्किप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।